कि महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल होगा। ये बड़ी खबर कि 10 मार्च को होगा फेरबदल। नाना पटोले का ये बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जिन्होंने कहा है कि 10 मार्च को फेरबदल होगा। ये बड़ा बयान है नाना पटोले का। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल होगा, लेकिन फेरबदल कब होगा इस पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को फेरबदल होगा। अब कयास तमाम लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल है। तो अब बदलाव की बात तो कही जा रही है, लेकिन बदलाव कैसे हमें देखने को मिलेगा वो देखना होगा। 10 मार्च को फेरबदल होगा, नाना पटोले ये कह रहे हैं। तो इस बयान को बड़े बयान के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि बदलाव की बात अगर कही जा रही है तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन कैबिनेट में किस तरीके से फेरबदल होगा, क्या बदलाव होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है और दिलचस्प भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि नाना पटोले, जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होगा। और स्टेट हेड विनोद ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, ये बताइएगा नाना पटोले का ये बयान किस तरीके से हम इसे देखें और इस बयान के क्या मायने निकालें, और जो बदलाव की बात कही जा रही है वो बदलाव कितना संभव नजर आ रहा है? क्या वाकई में बदलाव होने जा रहा है कैबिनेट में? देखिए, एक भंडारा के कार्यक्रम में गए थे नाना पटोले, और नाना पटोले ने उसी कार्यक्रम में वहीं पर ये संकेत दिया। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि 10 मार्च के बाद गिर जाएगी। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए नाना पटोले ने एक बयान दिया कि 10 मार्च के बाद काफी बड़ा फेरबदल होने वाला है। पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि कुछ ही टाइम पहले एक नगर पालिका है यहाँ पर मालेगांव में, वहाँ पे 27 नगर सेवक कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर गए थे जी। तभी से नाना पटोले नाराज चल रहे हैं, और नाना पटोले ने उसके ऊपर भी बयान दिया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमारे लोग गए हैं, आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है जी। और उन्होंने एक चीज और कही है कि इसके ऊपर हमने सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से चर्चा भी की है। 10 मार्च तक हमको समय दीजिए, 10 मार्च के बाद सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा जी। और इसका सीधा सीधा ये कारण है क्योंकि ये बयान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया है, और शिवसेना राष्ट्रवादी से ऐसा कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, चाहे कोई बयान नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस महाविकास आघाड़ी में नाराज चल रही है, और इतना आसान ये फेरबदल नहीं होगा। आने वाले समय में ये चुनौती होगी महाविकास आघाड़ी के लिए, जो 10 मार्च के बाद देखने को मिलेगा जी। यानी कि विनोद, आप ये कह रहे हैं कि नाना पटोले का ये बयान नाराजगी की वजह से दिया गया है, लेकिन ऐसे में आप ये भी बता रहे हैं कि अभी शिवसेना या फिर एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल नहीं आया है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि जब सरकार में फेरबदल होता है जी, तो सरकार के तरफ से बयान आता है, ना कि किसी पार्टी के तरफ से बयान आता है। बिल्कुल विनोद, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर बदलाव होगा तो दोनों और पार्टियों से भी बातचीत की जाएगी, और अगर बदलाव होगा तो संयुक्त रूप से चर्चा भी होगी, उसके बाद बदलाव कैबिनेट में होता है। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी, वो पार्टी बयान ऐसे दे रही है जो कि सबसे छोटी पार्टी है वहां पर, अगर वो बदलाव की बात कर रही है, दोनों पार्टी राजी नहीं है, तो बदलाव कैसे संभव होगा? देखिए, एक चीज तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही नाराज चल रही है महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में इनको सरकार बनाना था। तो तीनों पार्टी की मजबूरी है कि सरकार को बचाए रखें जी। लेकिन साथ ही साथ नाना पटोले को अपनी पार्टी भी बचानी है, अपने पार्टी भी बढ़ानी है जी। और अपनी ही पार्टी को तोड़ करके राष्ट्रवादी में अगर कोई नेता जा रहे हैं तो इनके लिए तो दुख की बात है जी। और ये इतना आसान नहीं है, और क्योंकि एक ही पार्टी है। सबसे अहम चीज ये है कि नाना पटोले ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात किया है। अगर नाना पटोले ये बोलते कि हमने शरद पवार से बात किया है, चाहे किसी शिवसेना के नेता से बात किया है, तो समझा जा सकता था कि आपस में इनका सामंजस्य बना हुआ है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में विनोद, हम ये देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस पर नजर बनाए रखिएगा आप।
गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। 69 साल की बप्पी लहरी ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। बप्पी लहरी के निधन के बाद फिल्म जगत में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। बप्पी दा के नाम से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय फिल्म संगीत में लोक और शास्त्रीय संगीत की परंपरा से अलग बप्पी लहरी ने साजों पर ऐसे स्वर छेड़े कि जमाना झूमने लगा। भारतीय संगीत में 80 के दशक में वो दौर आया जब डिस्को और पॉप संगीत के लिए युवाओं का मन मचलने लगा था। ऐसे समय में तरह तरह के गहनों से लदे और आंखों पर काला चश्मा लगाए बप्पी लहरी ने विविध रेंज में ऐसी धुनें दी जिन पर हर कोई मस्त हो गया, दीवाना हो गया। ये वही दौर था जब युवा पीढ़ी थिरक रही थी और गा रही थी आई एम ए डिस्को डांसर। मिथुन चक्रवर्ती स्टार थे और बप्पी लहरी की धुनों पर निकले तराने तो मानो मिथुन के लिए ही बने थे। ये तो मुंबई फिल्म जगत की बात थी, लेकिन दूर दूर कस्बों के सांस्कृतिक आयोजनों में रंग बिरंगे भड़कते से ड्रेस पहनकर तेज बीट पर डांस करने वालों की जुबा पर तम्मा तम्मा जैसे गीत होते थे। ये भारतीय फिल्म संगीत का एक ऐसा पड़ाव था जो अपने पिछले 4 दशक के संगीत के मिजाज से कुछ हटकर नजर आ रहा था। ऐसा नहीं कि तेज रिदम में गीत संगीत की झलक नहीं दिखी। शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा में 100 से ज्यादा साजिदों ने साजों की झंकार भरी। वहीं सी रामचंद्रन, ओपी नैयर या आर.डी. बर्मन ने भारतीय फिल्म संगीत को अपने ऐसे अंदाज में सजाया जिसमें पश्चिम संगीत का टच देखने को भरपूर मिला। बंगाल के ओलोकेश लहरी यानी बप्पी दा बहुत प्रतिभावान थे। 7 साल की उम्र में ही वो दादरा कहरवा 3 ताल बजाने लगे थे। 13 साल की उम्र में वो संगीत देने लगे थे। 19 साल की उम्र में वो कलकत्ता से मुंबई आ गए थे और देखते ही देखते वो कब रॉकस्टार बन गए। कई गीत बप्पी लहरी ने गाए। बप्पी लहरी का घराना संगीत का घराना था। मुंबई से आया मेरा दोस्त, जिम्मी जिम्मी आजा जैसे कई तराने हैं, लेकिन बप्पी लहरी ने तेज रिदम पर गीत बनाए और गाए हों ऐसा नहीं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़, जमाने ने उनसे किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है और कभी अलविदा ना कहना जैसे गीतों का संगीत बप्पी लहरी के साजों से निकला था। बप्पी लहरी का जीने का और संगीत की दुनिया में रमने का एक अंदाज था। उन्हें गहनों का शौक था। एयरपोर्ट हो या म्यूजिक स्टूडियो या बंगाल के मल्हारों के साथ नौका विहार, बप्पी दा अपने इसी पहचान के साथ नजर आए। पॉप रॉक संगीत को उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत से जोड़ा। माइकल जैक्सन जब मुंबई में अपना शो देने के लिए आए थे तो बप्पी लहरी को अपने शो में आमंत्रित किया था। बप्पी लहरी की माइकल जैक्सन के अंदाज से मिलते जुलते थे। तेज बीट पर वो आयोजन लोगों की यादों में है। बप्पी लहरी डिस्को में चमक दमक के साथ थे। ऐसा नहीं कि बप्पी लहरी के हिंदी गीतों में पॉप के प्रयोग एकदम स्वीकार किए गए हों। तब उनके संगीत पर आवाजें भी उठी थी, लेकिन बप्पी लहरी ने इसकी परवाह नहीं की। आज दशकों बाद भी उनके गीत सुने जाते हैं। कहीं ना कहीं उस दौर की याद दिलाती है। ये समय था जब भारतीय फिल्म में पारिवारिक फिल्मों की फिर से वापसी होने में कुछ वक्त बाकी था। इस फासले को बप्पी दा ने एक अलग मोड़ दिया। बप्पी लहरी का संगीत ऑर्केस्ट्रा का शोर भर नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जो गुनगुनाया जा सके, जो ताजगी का एहसास कराता था। बप्पी लहरी को देश में पॉप कल्चर लाने के लिए जाना जाता है। हिंदी संगीत में पॉप मिश्रण करने के कारण उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों ने उनके संगीत को फूहड़ भी कहा, लेकिन बप्पी लहरी ने उनकी बातों को दिल से नहीं लिया और अपने काम में लगे रहे। आज उनके गीत हर किसी के जुबान पर हैं, डीजे और पार्टियों की शान है। बप्पी दा के नाम से मशहूर बप्पी लहरी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी धुन। तो बप्पी लहरी का निधन हो गया है और पूरा देश उनको याद कर रहा है। संगीत जगत में शोक की लहर है और संगीतकार और सिंगर उदित नारायण सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत ही दुखद खबर है ये कि बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित आप कर रहे हैं, कैसे उन्हें याद कर रहे हैं आप? इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर जी, जो आज 50 साल का कैरियर है उनका फिल्म इंडस्ट्री में, जी, एक से एक फिल्म में एक से एक म्यूजिक उन्होंने दिया है जो इतिहास के पन्ने में लिख चुका है। जी, और
म्यूजिक डायरेक्टर जो जिनको मतलब डिस्को किंग कहा जाता था जी। और इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक की खूबसूरती जी। उन्होंने इस तरह पेश की कि मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कोई पेश किया होगा। जी। और उनका मन भी बहुत अच्छा था, हमेशा वो पार्टियां वगैरह करते रहते थे। अभी 27 दिसंबर में उनका जन्मदिन था 2021 को, तो उसमें हम लोगों को भी बुलाए थे जी। मैं घर में गया था, तो क्या बढ़िया पार्टी दिया था उन्होंने, एक से एक कलाकार वहां आए थे जी। मजा आ गया। और उनको देखा अच्छे ड्रेस लगाए हुए, स्माइलिंग फेस और चेहरे पे मुस्कान, तो मुझे लगा नहीं उनको देख के कि ऐसा हो जाएगा 1.5 महीने के अंदर। जी। मैं तो खुश हो गया था कि दादा को इतने अच्छे रूप में देख के ऐसा लगा कि ये अभी 25-30 साल और खींचेंगे। जी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले से तो कोई फाइट नहीं कर सकता है। जी। जो आया है उसको एक दिन जाना तो है, कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई अपना करेक्ट वक्त पे जाते हैं। जी। अभी हम लोग उनकी म्यूजिक ऐसी थी कि हम चाहते थे कि 100 साल भी दादा जिए तो भी कम है। जी। तो उनका हर चीज हमेशा याद रहेगा हम लोगों को, और खास करके जो म्यूजिक है, संगीत जो दिया उन्होंने, वो सिंगर भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। और म्यूजिक डायरेक्टर का तो जवाब ही नहीं था। उन्होंने, मैंने संघर्ष के दौर से लेके आज तक देखा उनको, जी। एकदम जहाँ पे थे वहीं पे थे, एकदम एक लेवल टॉप का उन्होंने मेंटेन किया। बिल्कुल। और हमें भी काफी गाने गवाए उन्होंने 8-10 फिल्मों में। बिल्कुल उदित जी, मैं चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि साथ में आपने बहुत काम किया, जाहिर सी बात है किया ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियां जो आप साझा करना चाहें, उनके साथ आपने जब काम किया हो, कुछ ऐसी स्मृतियां जो आपके जहन में आज भी हो? दादा को जब भी मैं मिलता था तो बड़ा खुश होते थे जी। और बोलते उदित तुम अच्छा लड़का हो और तुम एक दिन आगे जाओगे। उनके मदर फादर भी जब थे, स्ट्रगल के दौरान मैं जाता था तो वो हमेशा प्यार देते थे, आशीर्वाद दिया उनके माता पिता ने भी। जी। और हमेशा कहते थे कि चाय पिए हो कि नहीं, चाय पी लो, जी। दादा सिटिंग में है, निकलेंगे तो मिल लेना। जी। फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी उनका ऐसा दौर मैंने देखा है कि एक साथ 5-5, 6-6 स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। जी। तो कहीं पे भी चला जाता था तो दादा कितना भी बिजी हो लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। हाँ, कई फिल्मों में देव साहब की अव्वल नंबर में गवाया मुझे। प्रकाश मेहरा जी की फिल्म थी दलाल, उसमें गवाया। जी। फिर अफसाना प्यार का एक पिक्चर थी, उसमें आशा भोसले जी के साथ उन्होंने टाइटल सॉन्ग गवाया। जी। एक फिल्म थी पहलाज निहलानी जी की, जिसमें मुमताज जी कम बैक हुआ, तो मुमताज जी ने कम बैक की थी उस फिल्म से। जी। तो उसमें प्रसन्नजीत जी सुपरस्टार थे बंगाल के, तो वो उनके लिए मुझे गवाए थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और सबसे ज्यादा एकदम घर के जैसा रिलेशन था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी मेरे लिए। जी बिल्कुल उदित जी, उनको देखकर लगता भी था हरफन मौला जैसा उनका व्यक्तित्व, संगीत भी बहुत बेहतरीन, और उनका अगर स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव भी लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन आखिरी बार आपकी बात उनसे कब हुई थी? क्या आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी तो लग रहा था कि परेशान है, तबीयत खराब है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, 2-3 साल से मैं उनको देखा कि थोड़ा तबीयत तो उनकी ठीक नहीं चल रही थी। वो अमेरिका में जाके नी का ऑपरेशन किया था उन्होंने, अपने घुटने का। हेलो जी 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 सर। तो घुटने का ऑपरेशन किया था उन्होंने, तो उस तब से परेशान थे जरा थोड़े। मैं उनको देख के लगता था कि वो पेन में है, दर्द में है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और फिल्म डायरेक्टर साजिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हालांकि बेहद दुखद खबर है ये कि बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कैसे आप उनको याद कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं?
सर आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बेहद दुखद खबर है ये कि बप्पी दा इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बेशक उनका शरीर इस दुनिया को अलविदा कह गया है, लेकिन उनके स्वर, उनके गीत, उनका संगीत सदा सदा के लिए हमारे जहन में जिंदा रहेगा। फिल्म डायरेक्टर साजिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बप्पी दा इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, कैसे आप उनको याद कर रहे हैं? कितनी बड़ी क्षति? सब से डिप्रेस्ड हैं, सब थोड़े से शॉक हैं, क्योंकि बप्पी दा जबकि उनकी तबीयत पिछले 1-2 साल से ज्यादा अच्छी नहीं थी, खराब थी, लेकिन फिर भी गॉन टू सून। आई थिंक 69 कोई एज नहीं है जाने की। और प्लस बप्पी दा एक ऐसे शख्स थे जो जहां पे भी जाते थे उनकी पॉपुलैरिटी, वो इतना लोग उनसे प्यार करते थे, इतने वार्म, इतने जॉली इंसान थे, हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा सबको गले लगा के चलते थे, तो बहुत अच्छे इंसान थे। और कहीं ना कहीं एक करियर उनका जो निकला है 70s से शुरू हुआ और 90s के एंड तक, 2000 तक, वो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया की पदवी इंटरनेशनल म्यूजिक में भी लेके गए। उनका एक एल्बम आया था, बॉम्ब द बेस करके एक ग्रुप था उनके साथ, उनका एक एल्बम आया था कॉल्ड हबीबा, 88-89 में आया था, जो इंटरनेशनल सॉन्ग था और वो बिलबोर्ड्स के टॉप 10 चार्ट पे आया था। तो आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू अगर बप्पी दा ऐसा कुछ काम करते तो कितना बड़ा नाम होता हमारे देश का, जो उन्होंने उस वक्त किया था। तो वो एक एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्टार थे। जी बिल्कुल साजिद जी, देखिए इससे पहले उदित नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि उनके साथ काम करने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि हरफन मौला वो इंसान थे। काम करने का बेहतरीन अनुभव रहा उनका। आपके साथ कुछ स्मृतियां ऐसी जो साझा करना चाहेंगे आप? जी, मैंने बहुत सारे, जब मैं टीवी एंकर था तो बहुत सारे शोज पे मैंने उनके साथ इंटरव्यूज किए थे, लेकिन जब मैंने हिम्मत वाला फिल्म बनाई थी तो ये उनका जो गाना था, जो आइकॉनिक गाना था नैनो में सपना, तो मैंने साजिद वाजिद को तभी बोला था कि हम बप्पी दा से ना सिर्फ परमिशन लेंगे लेकिन उनका आशीर्वाद लेंगे ये गाना री रिकॉर्ड करने से पहले, जो हमने किया भी। प्लस मैंने एज अ कर्टिसी, एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हिम्मत वाला में एक गाना धोखा धोखा करके एक गाना था, उसमें बप्पी दा को अजय के लिए गवाया, जबकि आज तक अजय देवगन के लिए बप्पी दा की आवाज कभी नहीं आई, तो पहली बार आई थी, तो बप्पी दा ने वो गाना गाया भी था। जी बिल्कुल साजिद जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बप्पी दा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, श्रद्धांजलि हर कोई उन्हें अर्पित कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि सभी अर्पित कर रहे हैं, आप कैसे उनको याद कर रहे हैं? मैं जी आज सुबह से जब ये न्यूज़ सुनी है तब से मैं बहुत शॉक्ड में हूँ और बहुत परेशान हूँ। मैंने तो उनके साथ 35 साल काम किया है साथ में। उनके जितने भी लाइव शोज होते थे देश विदेश में, वो मुझे ले जाते। तो संपर्क टूट गया है राजू श्रीवास्तव जी से, अभिनेता हैं, और भावभीनी श्रद्धांजलि बप्पी दा को हर कोई अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन संगीत जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है ये। तो बप्पी दा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका संगीत सदा सदा के लिए हमारे जहन में रहेगा। राजन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन अंतिम संस्कार कब किया जाएगा बप्पी दा का, कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बप्पी दा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका जो लीवर है, वो किडनी है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद उन्हें जूहू के अस्पताल में भर्ती किया गया और जिसके बाद करीबन कल 11:30 बजे उनका देहांत हो गया। और देखिए, अभी तक ये कोई जानकारी नहीं मिली कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा। हालांकि जो उनका पार्थिव शरीर है उनके घर पे रखा गया है और फिल्मी जगत के या फिर जो पॉलिटिशियन है उनके तमाम जो लोग हैं घर पर जा रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और लोग भी काफी दुखी हैं, जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके फैन है, जो बप्पी दादा को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल राजन, चलिए अब शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बप्पी दा इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन उनका संगीत, उनके गीत, उनकी आवाज़, उनका व्यक्तित्व हमारे जहन में सदा सदा के लिए जिंदा रहेगा। नेटवर्क 10 की तरफ से भी बप्पी दा को भावभीनी श्रद्धांजलि।
चलिए खबरों का रुख करते हैं। अब महाराष्ट्र का बजट अधिवेशन नागपुर की जगह मुंबई में होगा, जो कि 26 मार्च तक चलेगा। ये फैसला विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति ने लिया है। यह अधिवेशन 3 मार्च से शुरू होगा और 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। पहले यह अधिवेशन नागपुर में 28 फरवरी से होना था। आपको बता दें कि इस दौरान सभी को कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके तहत सभी को RT-PCR टेस्ट कराना और वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा ने आगामी चुनाव के लिए घोषित मसौदा वार्ड ढांचे पर आपत्तियों की बौछार हो गई है। नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अलावा मौजूदा नगर सेवकों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि 139 नगर सेवकों की संख्या के लिए 3 सदस्यों के 45 वार्ड और 4 सदस्यों का एक वार्ड होगा। वहीं भौगोलिक दृष्टि से वार्ड संख्या 5 सबसे बड़ा और वार्ड संख्या 7 सबसे छोटा है। पालिका प्रशासन ने 1 फरवरी से वार्ड निर्माण पर आपत्ति मांगी थी। पहले सप्ताह में आपत्तियों की संख्या कम रही, लेकिन पिछले हफ्ते और आज के आखिरी दिन आपत्तियों की बौछार देखने को मिली।